हेलो एवरीवन, आप सब ठीक होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज़, आज से हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर एमसीक्यूज़ प्लस रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके जेकेपी कांस्टेबल पोस्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है और आपको बाकी एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्प करेगी। तो गाइज़, आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो होने वाला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के रिलेटेड जम्मू कश्मीर के किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल सके। तो अब बिना देर किए चले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है हम टॉप एमसीक्यूज़ ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन पाएंगे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक के ऊपर होंगे, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और साथ में मैं आपके इनको इन क्वेश्चंस के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी साथ साथ में क्लियर करवाती जाऊंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद आप आंसर देख लें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ अ कंट्री अ स्टेट इज़ रन। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, उसको क्या कहते हैं, जो फंडामेंटल रूल्स होते हैं जिससे जिनकी हेल्प से हम अपनी किसी भी कंट्री या स्टेट को रन करते हैं, गवर्न करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। तो आप पहले खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो सबको आना चाहिए। तो सबको पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ अ कंट्री या स्टेट इज़ रन। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको किसी एक डॉक्यूमेंट में रखा जाता है, कोडिफाइड मैनर में होता है, और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर एक स्टेट या एक कंट्री क्या करती है, रन करती है। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन। Almost all the constitutions are codified, which simply means they are written down clearly in a specific document called the constitution. ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी, वो सारे क्या हैं? कोडिफाइड मैनर में है। और मतलब इसका सिंपल मीनिंग यह है कि उनको लिखा गया है और एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की शक्ल में उसको रखा गया, मतलब एक बुक में रखा गया है। तो उसको क्या रखा गया हो, उसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। ऐसा नहीं होता है कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो कोडिफाइड मैनर में किसी एक बुक में ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की दो टाइप्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की टू टाइप्स होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड होता है, वेट अ मिनट, रिटन होता है और दूसरा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो कोडिफाइड मैनर में होता है और एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में होता है, एक बुक की शक्ल में होता है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रॉपर मैनर में है, कोडिफाइड है, कहीं पे बिखरा हुआ नहीं है, एक बुक में मतलब रखा गया है, इसको हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे सेट करके रखा गया है। तो वो कौन सा होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? जो कोडिफाइड नहीं होता है, जो बुक में नहीं होता है, लिखा हुआ नहीं होता है, इसको कंपाइल नहीं किया गया होता। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या एग्जांपल है? ब्रिटेन। और रिटन की क्या है? इंडिया है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलें अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बेसिक है, आप इसको भी ट्राई करें पहले खुद से, वीडियो को पॉज करके। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है किसका? महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी है फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन है। ओके। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। पहले प्राइम मिनिस्टर थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर का क्या मीनिंग होता है? बी से होता है भीम, आर से है राव, भीम राव अम्बेडकर। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या बनता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हम बी आर अम्बेडकर जी के बारे में कुछ देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था इसको ड्राफ्ट किया था। क्या किया था? ड्राफ्ट किया था। और इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने बहुत मतलब जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसके बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, और एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी जिसने जो ड्राफ्टिंग कमेटी इनके साथ मिलकर जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज़ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है? इनमें से प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है? पहला ऑप्शन है एन इंट्रोडक्शन, दूसरा ऑप्शन है द बिगिनिंग, तीसरा ऑप्शन है द प्रीफेस, डी ऑप्शन है द प्रोलोग। इंडिया जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको एन इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बिगिनिंग और प्रोलोग नहीं कहा जाता, लेकिन ज़्यादातर जो एक लॉजिकल जो चीज़ बनती है वो होती है द प्रीफेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को क्या कहा जाता है? द प्रीफेस। इसके अदर नेम्स कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक इसको कहा जाता है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इसको कहा जाता है आइडेंटिटी कार्ड के बाद इसको कहा जाता है समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है? समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसको इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है, फिर इसको प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इसको कहा जाता है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, तो बच्चे इसको करके आ जाते हैं आर्टिकल 32 को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को नहीं कहा जाता, बल्कि किसको कहा जाता है? प्रियम्बल को कहा जाता है। अब आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? आर्टिकल 32 को भी सोल कहा जाता है, बट उसके साथ एक और वर्ड मिलाया गया, वो है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? आर्टिकल 32 को, जिसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में लिखा गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं प्रियम्बल की। इट स्पेसिफाइज कैरेक्टर एंड वैल्यूज़ लाइक सॉन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. Preamble is based on the objective resolution drafted and moved by Jawaharlal Nehru in 1946. The preface to the Indian Constitution is called the preamble. इस थ्योरी में क्या लिखा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि ये जो प्रियम्बल है इसमें कुछ चीज़ें, कुछ करैक्टर और वैल्यूज़ बताई गई हैं, जैसे सॉवर्न, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो भी मेन क्रक्स था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कंटेंट होता है ना, किसी भी बुक का प्रीफेस होता है, कोई भी बुक लिखी जाती है सबसे पहले स्टार्टिंग में उसका कंटेंट बताया जाता है, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का भी कंटेंट क्या है? ये प्रियम्बल है। और ये प्रियम्बल किसके बेस पे है? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे है, जो किसने पास किया था? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में पास किया था, और 22 जनवरी 1947 को ये अडॉप्ट कर लिया गया, ये अडॉप्ट किया गया। और ये फिर हम आगे चल के इसी का मॉडिफाइड वर्जन क्या बना? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का हमारा प्रियम्बल बन गया। ये कब पास किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा पास किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पास किया गया था। इसमें जितने भी हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स है वो सारा किस में आ जाता है? हमारे प्रियम्बल में आ जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया? 1947 में अडॉप्ट किया गया, 1949 में अडॉप्ट किया गया, 1952 में किया गया, 1960 में किया गया। तो बेसिकली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया 1949 में। 1949 में कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949। और इस डे को क्या कहा जाता है? इस डे को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डे। कौन सा डे कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डे। तो इस दिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया तो फिर इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे एक रीज़न था। इसके पीछे एक रीज़न था? ये रीज़न था कि 1930 में जब सबसे पहले बात की गई थी इंडिपेंडेंस की, 1930 में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था। मतलब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिशर से, उसके लिए पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था, जो मनाया गया था 26 जनवरी को। और ये पहले से डिसाइडेड था कि जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जब भी हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, हम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो हम वो ये डे सेलिब्रेट करेंगे। और ये पहले से ही तय था, इसलिए 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं किया था, हमने वेट किया। और नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया था? इम्प्लीमेंट कर दिया था। ये लिखा हुआ है इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन सी असेंबली थी? जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मतलब जिन लोगों ने डिबेट की, ये बताया क्या रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या नहीं रखना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। इसके पीछे पूरी कहानी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको कब अडॉप्ट कर लिया? 26 नवंबर 1947 को अडॉप्ट कर दिया। और ये इम्प्लीमेंट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को ये इम्प्लीमेंट किया गया। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है
The Constituent Assembly of India was set up under the framework of Cripps Mission, Cabinet Mission, साइमन कमीशन मिशन और नन ऑफ दीज। तो इसके पीछे क्या है कि जो सबसे पहले जो आया था वो आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के टाइम पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात भी नहीं रखी गई थी। ये तो 1934 में एम एन रॉय ने आइडिया दिया था कि हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो साइमन कमीशन तो हो नहीं सकता। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में आपने पढ़ा होगा 1942 में जब क्रिप्स सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वो ये मिशन लेके आए थे, तो इसको मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था। इसको किसने बाइकआउट कर दिया था? मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था, एक्सेप्ट ही नहीं किया था। सॉरी, मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने अगस्त ऑफर को बाइकआउट कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जब अगस्त ऑफर आया था उसको मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था। ओके, इसको मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था। ये जो क्रिप्स मिशन था इसको मुस्लिम लीग के द्वारा बाइकआउट नहीं, इसको सारे इंडियन जितने भी थे वो सब उन सब ने बाइकआउट कर दिया। इसलिए बाइकआउट कर दिया क्योंकि इस प्रपोजल में ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखो और उसको इम्प्लीमेंट भी कर लो वर्ल्ड वार 2 के बाद। बट इसमें क्या उन्होंने बताया, उन्होंने ये कहा था कि आपको डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, मतलब आप रहोगे क्वीन के अंडर। ब्रिटेन की जो क्वीन है आपको उसके अंडर ही रहना पड़ेगा, आप को सॉवर्निटी नहीं मिलेगी मतलब। लेकिन 1930 में ही इन लोगों ने ये बात की हुई थी कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिशर से। तो इसका तो कोई मीनिंग बनता नहीं था, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद आती है कैबिनेट मिशन 1946 में। कैबिनेट मिशन में ये कहा जाता है कि आप अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो। क्या कहा जाता है? सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो और इसको क्या कहते हैं, अडॉप्ट कर लिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? नवंबर 1946 में। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इन 1934 एम एन रॉय फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1934 में एम एन रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कब बनाई गई? नवंबर 1946 में बनाएगी। और कौन सी स्कीम के अंडर बनाएगी, किस मिशन के अंडर बनाएगी? वो बनाएगी कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनाएगी। अच्छा, इस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 बंदे आए थे इंडिया में ये कैबिनेट मिशन प्लान लेके। तो उसमें सर स्टैफर्ड क्रिप्स भी थे जो पहले क्रिप्स मिशन को लेके आए थे। इनके साथ जो और 2 पर्सन थे उनमें एक का नाम आता है, एक है एवी अलेक्जेंडर और दूसरे हैं लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। 3 पर्सन कैबिनेट मिशन प्लान लेके आए थे, जिसमें एक नाम आता है सर स्टैफर्ड क्रिप्स का, दूसरा नाम आता है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस का और थर्ड नाम आता है एवी अलेक्जेंडर का। और इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो, और ये वाला अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें तो आपको ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। The all-important drafting committee had 2 distinguished jurists and lawyer along with the chairman Dr. B.R. Ambedkar. They were जब जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो उसके चेयरमैन थे, ये तो सबको पता है। तो इन चेयरमैन मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ उस ड्राफ्टिंग कमेटी में और 2 बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, एक जूरिस्ट थे, एक लॉयर थे। तो वो कौन से मेंबर थे ये बताना है। तो इसमें सबसे पहला नाम ऑप्शन है कि B.N. राव एंड अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सेकेंड है B.N. राव एंड S.N. मुखर्जी, थर्ड है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड K.M. मुंशी एंड D है K.M. मुंशी एंड S.N. मुखर्जी। अब B.N. राव कौन थे? B.N. राव कौन थे? B.N. राव बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। ये क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। ओके, अलग ये जो जितने भी नाम दिए गए हैं ये सारे, इनमें से कुछ ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, जैसे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर। उसके बाद जो K.M. मुंशी हैं वो भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक जूरिस्ट थे और दूसरे लॉयर थे वो कौन थे? एक अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे और दूसरे K.M. मुंशी थे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? इसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं वो एक ही हैं, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, B.N. राव नहीं थे। इसमें B.N. राव नहीं थे, S.N. मुखर्जी भी नहीं थे। उसके बाद डी वाला ऑप्शन है, इसमें K.M. मुंशी थे लेकिन S.N. मुखर्जी नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है कौन सा? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और K.M. मुंशी, ये दोनों जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। Aladhi Krishna Swamy Iyer and K.M. Munshi were the 2 distinguished jurists and lawyer along with the chairman Dr. B.R. Ambedkar in the drafting committee. देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलॉसफी अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was embodied
quite early in the objective resolution which was moved in the first session of the Constituent Assembly on 13 December 1946 by। ये क्वेश्चन अभी हमने पहले किया भी था। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी है वो किस में दी गई थी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दी गई थी, जो कब मूव किया गया? फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन हुआ था। कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको पास किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। देखिए इस क्वेश्चन में कितने आंसर्स बन रहे हैं। एक पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था ये मतलब कब मूव किया गया था? ये क्या है, कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। इसका ऑप्शन क्या था? आंसर क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अ की माइलस्टोन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. It was moved in the first session of Constituent Assembly on 13 December 1946 by Pandit Jawaharlal Nehru, who was then the Vice President of the Assembly. जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। इसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलासफ़ी लिखी गई हुई थी, नेचर बताया था कॉन्स्टिट्यूशन का कैसा होगा क्या है, क्योंकि यही बाद में मॉडिफाइड वर्जन बन के प्रियम्बल बनता है। इसको मूव कब किया गया? फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन हुआ था। कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। और किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू तब क्या थे? तब वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। जो हमारा नेशनल एंथम है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कौन से दिन अडॉप्ट किया था? तो नेशनल एंथम जो है वो अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया था उससे 2 दिन पहले हमने अपने नेशनल एंथम को अडॉप्ट कर लिया था। तो नेशनल एंथम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था? 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया था। तो नेशनल एंथम है क्या है? जो हमारा सॉन्ग है जन गण मन, जो बंगाली में लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको कंपोज किया था। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एज अपना नेशनल एंथम अडॉप्ट कर लिया था कब? 24 जनवरी 1950 में। और कौन से वर्जन में अडॉप्ट किया था? ये हिंदी वर्जन में अडॉप्ट किया था। अब ये जो इसके ऑप्शन है इनको हम देख लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ? 22 जुलाई 1947 को हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। तो नेशनल फ्लैग क्या था हमारा? तिरंगा। ओके। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। कौन सी कमेटी बनी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। ओके। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, बन के रेडी हो गया, और कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इस दिन इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली had taken place on December 9, 1946 was presided by whom as its interim president. ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसको प्रिजाइड किसने किया था? मतलब उस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? was presided by whom as an interim president. जिसको मतलब किसने इसको एज ए इंटरिम प्रेसिडेंट जो था वो प्रिजाइड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसको प्रिजाइड किया था एज इंटरिम प्रेसिडेंट। तो जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कहाँ पे हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल न्यू दिल्ली में हुई थी। और कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और उस टाइम पे जो हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे, मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं थी, ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। तो इन्होंने प्रिजाइड किया था फर्स्ट मीटिंग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अच्छा, इनको कैसे बनाया गया था प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट? उस मीटिंग में प्रेसिडेंट बनाना था कोई, और एक फ्रेंच प्रैक्टिस है कि जो भी किसी भी असेंबली का एल्डर मेंबर होता था उसको प्रेसिडेंट चुन लिया जाता था। तो उस टाइम पे एल्डर कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको प्रेसिडेंट चूज़ कर लिया। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन होता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज वेल एज इंडिया का प्रेसिडेंट चूज़ कर लिया जाता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
तो चलें अब हम इसको भी देख लेते हैं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि द लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इनकंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्थ कोरिया या यूके। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो लॉ मेकिंग का प्रोसीजर है, मतलब जैसे हम लोग लॉज कभी नए लॉ बना लेते हैं तो वो लॉ मेकिंग का जो प्रोसीजर है ये किससे इन्फ्लुएंस होके हमने लिए मतलब अडॉप्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया से लिया इन्फ्लुएंस होके लिया था, जापान से, नॉर्थ कोरिया से या यूके से। तो ये जो लॉ मेकिंग का प्रोसीजर है ये हमने किससे इंस्पायर होके अडॉप्ट किया था, बारो किया है, ये हमने जापान से बारो किया हुआ है। द लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इनकंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या, जैसे मतलब कोई न्यू लॉ बनाते हैं हम लोग, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नया लॉ ऐड करते हैं, तो ये हमने ये वाला प्रोसेस हमने किससे लिया हुआ है, जापान से लिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल की वीडियो में, और कल हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ही 10 और MCQs करेंगे। तो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में है उस पर आप कांटेक्ट करके इस वीडियो की PDF ले सकते हैं। थैंक यू।